हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू चेतन भारत लर्निंग। आई होप आपका जो यूपीएससी 2025 का प्रीलिम्स था बहुत अच्छा गया एंड होपफुली यू विल क्लियर दैट एग्जाम। तो इस सेशन में हम ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 में पूछे गए थे उसको एक ऑथेंटिक आंसर की के तौर पे एंड डिटेल्ड डिस्कशन के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव, consider the following countries. First one, United Kingdom, then Denmark, then New Zealand, Australia, and Brazil. How many of the above countries have more than 4 time zones? देखिए, अब ये क्वेश्चन आया है टाइम जोन्स पे। अमूमन यूपीएससी का ये ट्रेंड नहीं रहा है, ये अपने आप ट्रेंड से हटके क्वेश्चन आया है इस पर। ठीक है, ऑल्दो हमने अपनी क्लासेस में कवर किया है टाइम जोन का टॉपिक, लेकिन मैं आपको यहाँ पे ऑनेस्टली बताना चाहता हूँ कि मैं क्लास में जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि यार कुछ क्वेश्चंस बाउंसर क्वेश्चन होते हैं। बाउंसर क्वेश्चन मतलब ये कि आप उसको चेज मत करो, उस पैटर्न को चेज मत करो, उस क्वेश्चन को चेज मत करो, क्योंकि देयर इज अ ग्रेट पॉसिबिलिटी कि आपका जो आंसर है गलत हो सकता है। जब हम टाइम जोन का कंसेप्ट समझते हैं तो उसमें हम बात करते हैं कि वर्ल्ड के केस में कैसे टाइम जोन्स की डिवीजन हो रखी है। कुछ कंट्रीज के पास, जैसे कि फ्रांस है, वहां पे बहुत सारे टाइम जोन देखने को मिलते हैं। मैक्सिमम टाइम जोन्स अगर कंट्री के पास है किसी, तो फ्रांस के पास है। इंडिया के केस में हम एक ही टाइम जोन की बात करते हैं, राइट। तो हम ये पूरा कवर करते हैं जब हम यहाँ पे प्राइम मेरिडियन या लॉन्गिट्यूड्स वाला जो अपना सेक्शन आता है क्वेश्चंस का, जो टॉपिक बनता है उसमें इसको कवर करते हैं। बट कभी कंट्रीज को याद नहीं कर सकते हम कि किस कंट्री के कितने टाइम जोन है, तो इसलिए अपने आप में ये डिफिकल्ट क्वेश्चन बनता है, डिफिकल्ट क्वेश्चन बनता है। और ऐसे क्वेश्चंस को जनरली हमें एग्जाम में अवॉइड करना चाहिए, लेकिन फिर भी इसको एक ऑथेंटिक वे में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यूनाइटेड किंगडम की बात करें, क्या इसके पास 4 से ज्यादा टाइम जोन हैं? देखिए, अगर आप सिंपल कॉमन सेंस लगाने की बात करोगे, यहाँ पे आप बोलोगे कि अपने आप में यूनाइटेड किंगडम तो बहुत छोटा सा कंट्री है, राइट। तो उसके केस में 4 टाइम जोन्स तो होने लाजमी नहीं है। लेकिन आप एक बात यहाँ पे भूल रहे हो कि यूनाइटेड किंगडम के बहुत सारे आइलैंड्स भी हैं, और वो थ्रू आउट द वर्ल्ड, थ्रू आउट द ग्लोब स्प्रेड हो रखे हैं। तो इसकी वजह से नंबर ऑफ आइलैंड्स आप नंबर ऑफ टाइम जोन्स, तो यूनाइटेड किंगडम के केस में लगभग 9 टाइम जोन्स हैं। तो देयरफॉर ऑप्शन ए या स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट ओवर हियर। देन कम्स डेनमार्क। डेनमार्क के केस में भी 5 टाइम जोन हमें देखने को मिलते हैं, अगेन सिमिलर लॉजिक, क्योंकि ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं यहाँ पे। देन न्यूजीलैंड, अगेन न्यूजीलैंड के केस में भी 5 हमें टाइम जोन देखने को मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया अपने आप में कॉन्टिनेंट का साइज बहुत बड़ा है, तो ये कॉमन सेंस भी बता देती है कि अगर साइज इतना बड़ा है, उसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, सॉरी लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट उसका उतना ज्यादा है, तो वहां पे बहुत सारे टाइम जोन जो होंगे वो भी होंगे। तो देयरफॉर ऑस्ट्रेलिया भी इसका आंसर है। बट यहां पे ब्राजील की बात करें, ब्राजील के केस में सिर्फ और सिर्फ 4 टाइम जोन है। तो देयरफॉर ओनली 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। बट माइंड यू, ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत डिफिकल्ट रहा है, बहुत कम बच्चों का इसका एक्यूरेट आंसर आएगा। और ये जरूरी नहीं होता जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है आप हमने उस सबको अटेम्प्ट करना था। अगर 100 क्वेश्चन टोटल आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपने 100 के 100 प्रीलिम्स में अटेम्प्ट करने हैं। आपकी 80-85 करके भी सिलेक्शन हो सकती है। कुछ बच्चों को मैंने देखा है जिनकी एक्यूरेसी बहुत हाई होती है, वो 75 भी अटेम्प्ट करते हैं और वो प्रीलिम्स को क्लियर कर देते हैं। ठीक, नेक्स्ट। अब ये भी टाइम जोन से ही लिंक क्वेश्चन है, लेकिन अपने आप में ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। कंसेप्चुअल, वो फैक्चुअल था, वो डिफिकल्ट था, ये कंसेप्चुअल है। और इसलिए इसको मैं इजी टू मॉडरेट कैटेगरी में रखने वाला। जब आप क्लासेस लगाते हो तो एक बेसिक चीज आप पढ़ते हो टाइम जोन के रिगार्डिंग, लॉन्गिट्यूड्स वाले चैप्टर, तो उसमें समझाया जाता है। उसमें इंटरनेशनल डेट लाइन का भी एक कंसेप्ट आता है, आईडीएल का। अब आईडीएल के कंसेप्ट को यहां डील नहीं कर सकते हम, लेकिन अपने आप में ये बता रहा हूं यहाँ पे कि क्वेश्चन जो था ये डुएबल क्वेश्चन था, और ये मॉडरेट या इजी कैटेगरी का क्वेश्चन। देखते हैं इसको। An adder in Siberia and Nome in Alaska are a few kilometers from each other, but when people are waking up and getting set for breakfast in these cities, it would be different days. बिल्कुल सही बात है जी, बिल्कुल सही बात है। आप देखोगे जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो एक जिगजैग लाइन जा रही है ऐसे,
इस एंड पे उसके रशिया है और इस एंड पे आप देखोगे यहाँ पे अलास्का है। तो साइबेरिया पार्ट ऑफ रशिया, देन अलास्का पार्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यहीं पे बात की गई। इंटरनेशनल डेट लाइन जैसे ही आप क्रॉस करोगे तो डेट चेंज हो जाएगा, तो देयर विल बी डिफरेंट डेज ओवर देयर। लेकिन सेकंड, व्हेन इट इज मंडे इन एनाडर इट इज ट्यूसडे इन नॉर्थ, ये गलत है। ऑप्शन बी ये गलत है क्योंकि ऑपोजिट इसका ट्रू होने वाला है। जैसे ही हम इंटरनेशनल डेट लाइन को फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ऐसे क्रॉस करते हैं तो डे गेन हो जाता है, और जब इस एंड से ईस्ट से वेस्ट क्रॉस करते हैं तो डे लूज हो जाता है। तो देयर फॉर ऑप्शन टू जो है ये इनकरेक्ट है एंड ऑप्शन वन जो है वो करेक्ट है, और ये अपने आप में डुएबल क्वेश्चन था। नेक्स्ट कम्स अ कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन। देखिए इधर, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, कंट्री बोत्सवाना, चिली, इंडोनेशिया, एंड देन कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम रिलेटेड टू रिसोर्स रिच इन डायमंड, lithium, nickel. In how many of the above rows is the given information correctly matched? मैंने इस क्वेश्चन को बोला कि ये कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है, कॉमन सेंस प्लस अ बिट ऑफ नॉलेज, ज्यादा नहीं। अब बोत्सवाना आपको पता होना चाहिए अगर आप प्रीलिम्स के लिए अपेयर हो रहे हो कि यार ये ना साउथ अफ्रीका के आसपास कोई कंट्री बन रहा है या अफ्रीकन कंटिनेंट में कोई कंट्री बन रहा है। और अमूमन आपने सुना होगा कि अफ्रीका एक रिसोर्स रिच कॉन्टिनेंट है और वहां पे बहुत सारे माइनिंग होती है, डायमंड माइनिंग भी बहुत ज्यादा होती है। तो दैट वे ऐसा नहीं हो सकता कि बोत्सवाना वहां पे कंट्री हो और वो डायमंड रिच ना हो। अपने आप में ये एक कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है। सेकेंड ऑप्शन चिली, यहां पे लिखा है लिथियम, रिच इन लिथियम। देखिए जब हम बात करते हैं साउथ अमेरिका की, क्योंकि मैंने बोला कि थोड़ा सा बिट ऑफ नॉलेज भी इसमें इंपॉर्टेंट है, हम जब साउथ अमेरिका की बात करते हैं तो वहां पे हम एक लिथियम ट्रायंगल की बात करते हैं। चिली, अर्जेंटीना, बोलीविया, सीएबी या पीएसी, आप कैसे भी इस न्यूमेरिक को याद कर सकते हैं। तो अमूमन ये न्यूज में ही रहता है इसी चीज के रिगार्डिंग। तो चिली, यस इट कॉरेस्पॉन्ड्स विद रिसोर्स रिच इन लिथियम। थर्ड, इंडोनेशिया, निकल। अब ये स्टैंडर्ड सोर्सेस में कवर नहीं होता, बट बात वही है कि ऐसा नहीं है कि इंडोनेशिया के पास निकल के रिजर्व्स नहीं है, वो निकल में बहुत ज्यादा डेफिशिएंट होने वाला। अब मेंटेलिटी समझिए एग्जामिनर की, उसके लिए बहुत मुश्किल होगा कोई ऐसा क्वेश्चन लेके आना कि जिसमें वो एक कंट्री बनाने वाला और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ ऐसा सोचे कि इस कंट्री के पास वो है ही नहीं। बहुत मुश्किल होगा उसके लिए क्वेश्चन बनाना। तो एक कॉमन सेंस से आप अप्लाई करोगे तो इसका आंसर बनने वाला है ऑल ऑफ द थ्री, और ये भी इजी टू मॉडरेट कैटेगरी का क्वेश्चन। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। अब पिछले 3-4 साल का जो ट्रेंड रहा है, यूपीएससी अमूमन बात करती है प्लेसेस इन न्यूज की, बट दिस टाइम अराउंड इन्होंने प्लेसेस इन न्यूज से क्वेश्चन नहीं पूछा। हाउएवर इन्होंने क्वेश्चन पूछा मैप से, ठीक, लेकिन प्लेसेस इन न्यूज से नहीं पूछा। इसमें से आपकी आप देखोगे जो वर्ल्ड हिस्ट्री की नॉलेज है वो भी टेस्ट हो जाएगी और ज्योग्राफी की तो हो ही रही है मैप बेस्ड। पहला रीजन बात कर रहे हैं मलोरका, और इसके साथ कि ये कंट्री इटली के साथ है एसोसिएटेड कि नहीं। सेकंड, नॉर्मैंडी, क्या स्पेन के साथ एसोसिएटेड है या नहीं। थर्ड, सर्डिनिया, क्या ये फ्रांस के साथ एसोसिएटेड है या नहीं। नॉर्मैंडी और सर्डिनिया की अगर बात करोगे तो इसको आप वर्ल्ड हिस्ट्री में कवर कर लेते। when you're covering World War II's, the incidents leading to World War II, राइट, तो उसमें बैटल ऑफ नॉर्मेंडी भी आ जाता है सारा। सर्डिनिया की बात भी करते हैं जब हम इटली की यूनिफिकेशन की बात करते हैं। तो इसलिए दो ऑप्शन जो है इसके वो तो क्लियर कट बनते थे अपने आप में, और ये इसीलिए मैं बता रहा हूं ये भी मीडियम लेवल का है क्वेश्चन। मीडियम से आप देखो डिफिकल्ट लेवल, इसकी मैं डिफिकल्टी अगर असाइन करूं, मीडियम इसलिए उसके लिए जिसने वर्ल्ड हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ा होगा। तो इसलिए दो ऑप्शन तो आराम से वो टिक कर सकता है कि नॉर्मैंडी स्पेन में नहीं है, वो फ्रांस का एक रीजन बनता है। देन सर्डिनिया अगेन फ्रांस का रीजन नहीं है, ये इटली का रीजन बनता है। देन वी आर लेफ्ट विद मालोरका एज अ रीजन। अब ये न्यूज में इतना ज्यादा कवर नहीं होता, तो इसलिए मैंने इसको मीडियम से डिफिकल्ट रेंज में क्वेश्चन को फ्रेम किया।
मलोरका रीजन इटली का पार्ट नहीं है, स्पेन का पार्ट है जी, स्पेन का पार्ट है। मेडिटेरेनियन आइलैंड्स में मलोरका भी वहां पे रीजन के तौर पे है। तो देयरफॉर इसका जो आंसर बनता है वो बनता है नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। एंड माइंड यू दिस इज मीडियम टू डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन। नेक्स्ट, अब ये भी कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है जी। स्टेटमेंट पढ़ते हैं सबसे पहले। सम रेयर अर्थ एलिमेंट्स आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ फ्लैट टेलीविजन स्क्रीन एंड कंप्यूटर मॉनिटर्स। अपने आप में बड़ी ही जनरल स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट किसके साथ डील कर रही है? ये डील कर रही है विद रेयर अर्थ एलिमेंट्स, REE। जब हम क्लासेस लगाते हैं, इसको कवर करते हैं, चाहे करंट अफेयर्स भी कवर करते हैं, तो उसमें 17 ऐसे रेयर अर्थ एलिमेंट्स आते हैं, ठीक? तो उनपे बार बार हमने क्लासेस में भी तवज्जो की है कि यार यहां से क्वेश्चन आ सकता है। इस बार क्वेश्चन आया, बहुत ही रिलेटिवली सिंपल क्वेश्चन आया, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा सिंपल क्वेश्चन आपको आने वाला है। अभी के लिए मैंने बोला कि ये क्वेश्चन कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है कि सम रेयर अर्थ एलिमेंट्स आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ फ्लैट टेलीविजन स्क्रीन एंड कंप्यूटर मॉनिटर्स। जनरल स्टेटमेंट है भाई, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सेकेंड ऑप्शन या सेकेंड स्टेटमेंट, सम रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैव फॉस्फोरेसेंट प्रॉपर्टीज, यानी कि फ्लोरोसेंट प्रॉपर्टीज, लाइट से रिलेटेड उनकी प्रॉपर्टी बन रही है। तो अगर लाइट के साथ लिंक प्रॉपर्टी बन रही है तभी तो उनको टेलीविजन की स्क्रीन में या कंप्यूटर मॉनिटर्स में यूज किया जा रहा है। तो अपने आप में दोनों स्टेटमेंट्स जनरल हैं और एक कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है, और इसका आंसर जो बनता है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, एंड स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट 1। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। और ये इजी लेवल का सवाल था, नॉट इवन, आई एम नॉट गोइंग टू मीडियम ऑल्सो लेवल, इजी लेवल का सवाल। उसके बाद, आर्टिफिशियल वे ऑफ कॉजिंग रेनफॉल टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन मेक्स यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। इसको भी स्टैंडर्ड सोर्सेस कवर करती हैं, क्लासेस में भी इसको कवर करते हैं जब हम क्लाउड सीडिंग का कंसेप्ट करते हैं। तो मोस्ट कॉमन जो उसमें सॉल्ट यूज करते हैं वो हम करते हैं सिल्वर आयोडाइड एंड पोटेशियम आयोडाइड। तो इसलिए इसको भी मैं इजी टू मीडियम कैटेगरी में ही रखने वाला हूं। हाँ, कुछ केसेस में पोटेशियम नाइट्रेट भी करते हैं, बिल्कुल करते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन जो यूज किया जाता है वो सिल्वर आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड को किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज, बोलिविया, ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर, पैराग्वे एंड वेनेजुएला। अब यहां पे हम बात करते हैं जी कि इनमें से किन किन कंट्रीज से जो आपकी एंडिस माउंटेन चेन है वो पास कर रही है। अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट कुछ माउंटेन रेंजेस हैं, जैसे कि हम बात करते हैं एल्प्स की बात करते हैं, यूराल्स की बात करते हैं, रॉकीज की बात करते हैं, एंडिस की बात करते हैं, वॉस्गिस की बात करते हैं, और इनसे अमूमन क्वेश्चन आते रहते हैं। रिलेटिवली जो अनइंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वहां से क्वेश्चन उतने ना ही पूछे जाते, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पेरियोडिकली पूछते रहते हैं। तो इस बार पूछा गया कि एंडिस माउंटेन चेन जो है किन किन कंट्री से पास हो रही है। अब अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो तो आपको यह पता होना चाहिए था कि एंडिस इंपॉर्टेंट है, और आपने अपनी एटलस में उसको मार्क भी किया होगा। तो देयरफॉर इस कैटेगरी के क्वेश्चन जो है, ये जो कैटेगरी है, इसको मीडियम कैटेगरी में रखने वाला, राइट। और इसका जो आंसर है ओनली, आप देखोगे यहां पे, ब्राजील को आप हटा दो यहां से, देन पैराग्वे को यहां से हटा दो, तो देयरफॉर ओनली 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। और ये आपको पता होना चाहिए अगर आप अगली बार के लिए प्रिपेयर हो रहे हो, कि वैसा ही आपको सेम प्रैक्टिस करनी है विद रिस्पेक्ट टू रॉकी माउंटेन्स, विद रिस्पेक्ट टू यूरल माउंटेन्स, विद रिस्पेक्ट टू आल्प्स, विद रिस्पेक्ट टू वॉसेस, जो अमूमन प्रीवियस ईयर में पूछा जाता है जिन लोगों को, जिन क्वेश्चंस को, सॉरी। तो देयरफॉर ओनली 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग वाटर बॉडीज, लेक तंगानाइका, लेक टोनल सैप, पैटोस लगून, थ्रू हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग डज द इक्वेटर पास। अब ये अगेन बाउंसर क्वेश्चन है और ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, और इस पे इसका सही आंसर क्या है, इस पे सहमति अब तक नहीं बन पाई। अगर आप लेक तंगानाइका की बात करोगे तो ये न्यूज में भी रहता है, बड़ा कॉमन भी है। तो आप देखोगे अगर आप अफ्रीका का मैप, तो तंजानिया और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के पास, उन दोनों के बॉर्डर पे एक पतली सी लेक बनी हुई है जिसका नाम है लेक तंगानाइका, राइट। तो आपने इसको सुना भी होगा।
लेकिन बाकी दो को आपने सुना भी नहीं होगा और इतने ज्यादा न्यूज में भी नहीं रहते। तो इसलिए ये बाउंसर क्वेश्चन है और ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है। पहली बात, जब पेपर आप दे रहे हो तो यू आर नॉट सपोज टू स्टार्ट विथ सच क्वेश्चंस। इनको एट द फर्स्ट प्लेस आप अटेम्प्ट मत करो, दिस इज माय सजेशन। लेकिन फिर भी एक बार इसको देख लेते हैं। और मैंने ये भी बोला कि इसके जो करेक्ट आंसर है इस पे अभी तक सहमति नहीं बनी, तो जो यूपीएससी डिसाइड करेगी वही करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। वो क्यों बता रहा हूं। लेक तंगानाइका की बात करें तो वो इक्वेटर के बिल्कुल पास है। इक्वेटर अगर 0 डिग्री से जा रहा है तो बिल्कुल उसके पास यहाँ पे लेक तंगानाइका है। 2 डिग्री के आसपास जो उसका लैटिट्यूड शुरू होता है, फिर थोड़ा उसको खींच देते, 2 to 3 डिग्री लैटिट्यूड शुरू होता है, देन इट एक्सटेंड्स अप टू 8 डिग्री। तो क्लोजेस्ट अगर बन रहा है कोई लेक तो वो लेक तंगानाइका बन रहा है। लेकिन कुछ सोर्सेस बोल रहे हैं कि यार वो 0 डिग्री से नीचे है तो वो भी इक्वेटर उसका पार्ट नहीं बन रहा। तो वी नेवर नो कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो ऑप्शन जो 1 है वो डाउटफुल है, ये डाउटफुल। सेकंड, लेक टॉनल सैप एंड फेटोस लगून। टॉनल सैप की अगर बात करोगे तो ये कंबोडिया में आपको लेक पाया जाए देखने को मिलेगा। कंबोडिया अपने आप में इक्वेटर से बहुत ऊपर आ जाता है, नॉर्थ में आ जाता है। तो देयरफॉर ये तो श्योर शॉट गलत होने वाला है। एंड पेटोस लगून की बात करोगे तो ये ब्राजील में सिचुएटेड है और ये भी आप देखोगे इक्वेटर से बहुत नीचे आ जाएगा। तो देयरफॉर 2 और 3 तो पक्का नहीं होने वाले, 1 डाउटफुल है। तो मेरे हिसाब से इसका जो आंसर बन सकता है या तो वो ओनली 1 बन सकता है या फिर नन बन सकता है। तो देखते हैं यूपीएससी क्या डिसाइड करता है। नेक्स्ट, consider the following statements about turmeric during year 2022-2023। अब इसको भी मैं इजी और मीडियम कैटेगरी में रखने वाला हूं। जब हमने करंट अफेयर्स को भी कवर किया था तब हमने एक न्यूज को कवर किया था कि नेशनल टर्मरिक बोर्ड की एस्टेब्लिशमेंट हो चुकी है। तो टर्मरिक से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता था, उसके चांसेस बहुत हाई थे और वही क्वेश्चन आया और अपने आप में बहुत ही इजी क्वेश्चन आया। इस क्वेश्चन को डिफिकल्ट बना सकता था यूपीएससी एग्जामिनर, बिल्कुल बना सकता था, लेकिन यहां पे उसने इसको बिल्कुल इजीली फ्रेम किया। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ टर्मरिक इन द वर्ल्ड, येट इट इज करेक्ट। और इसको स्टेटमेंट को हमने तब भी कवर किया था जब हमने इसको न्यूज में कवर किया था, नेशनल टर्मरिक बोर्ड की न्यूज को। देन मोर देन 30 वेराइटीज ऑफ टर्मरिक आर ग्रोन इन इंडिया, यस दिस इज ऑल्सो करेक्ट। एंड Maharashtra, Telangana, Karnataka, and Tamil Nadu are the major turmeric producing states in India. This is also correct. So 1, 2, and 3 are correct options over. डिफिकल्ट तब बनता जब वो रैंकिंग यहाँ पे दे देता कि स्टेट्स को ना रैंक के हिसाब से अरेंज करो कि तमिलनाडु लार्जेस्ट है या कर्नाटका लार्जेस्ट है, तेलंगाना लार्जेस्ट है, महाराष्ट्र लार्जेस्ट, तब वो डिफिकल्ट हो जाता। लेकिन यहाँ पे ये बहुत डुएबल क्वेश्चन था जी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एविडेंसेस ऑफ फिनोमिना ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। ये क्वेश्चन डायरेक्ट क्लास 11 की एनसीईआरटी से आया है, वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी। मैं बार बार अपनी क्लासेस में इसका जिक्र करता हूं कि आपके जो नॉन नेगोशिएबल सोर्सेस हैं उनमें से सबसे पहला सोर्स है एनसीईआरटी। अगर आप एनसीईआरटी ढंग से कर लो देन आप डेली करंट न्यूज जो आती हैं उसको अच्छे से कवर कर लो, मैप को अच्छे से कवर कर लो। यू नॉट नीड एनी थर्ड या फोर्थ सोर्स अपार्ट फ्रॉम दिस। ये सफाइस कर जाएगा जीएस के पर्सपेक्टिव से, बोथ फ्रॉम प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। तो ये क्वेश्चन, इसके बाद दो और क्वेश्चंस, तीनों क्वेश्चंस, और इसके बाद एक और क्वेश्चन भी है जो डायरेक्टली इसी एनसीईआरटी से उठ के आया हुआ है। देखते हैं जी। द बेल्ट ऑफ एंशियंट रॉक्स फ्रॉम ब्राजील कोस्ट मैचेस विद दोस फ्रॉम वेस्टर्न अफ्रीका। बिल्कुल सही बात है, राइट। तो जिक्सॉ फिट की बात की थी यहाँ पे एल्फ्रेड वेगनर जी ने, जब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की थ्योरी उन्होंने पोस्टुलेट की थी यहाँ पे। तो उन्होंने बोला था कि ऐसा लग रहा है कि ब्राजील का जो ईस्टर्न पार्ट है या साउथ अमेरिका जो ईस्टर्न पार्ट है और जो वेस्टर्न अफ्रीका है वो पहले एक ही पजल के पीस थे। तो इसलिए स्टेटमेंट 1 भी जो है करेक्ट। सेकंड, gold deposits of Ghana are derived from Brazil plateau when the two continents lay side by side। बिल्कुल सही बात है जी। घाना में गोल्ड मिलता है लेकिन उसका सोर्स नहीं मिलता, उसका सोर्स मिलता है ब्राजील में। तो बोला गया कि पहले ये दोनों कॉन्टिनेंट्स जो लैंड मासेस अब अलग अलग दिख रहे हैं पहले एक होते थे। देन गोंडवाना सिस्टम ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम इंडिया इज नोन टू हैव इट्स काउंटर पार्ट्स इन 6 डिफरेंट
land masses of southern hemisphere. This is also correct. तो 1, 2 and 3 is the right option. अब कुछ बच्चे इस चीज को गलत मार्क कर देते हैं कि यार 6 लिख रहा है यहाँ पे, तो 5 भी हो सकता था, 4 भी हो सकता था, लेकिन ये डायरेक्ट स्टेटमेंट एनसीईआरटी से उठ के आई है। तो 1, 2 and 3 is the right option over here. देन कम्स अगेन कंसेप्चुअल क्वेश्चन, और इसको मैं अगर इसकी कैटेगरी बनाऊं तो ये डुएबल क्वेश्चन था, और ये भी इजी टू मीडियम कैटेगरी में था, डिपेंडिंग अपॉन आपने इसको पढ़ा है या नहीं पढ़ा। 11th क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, amount of dust particles in the atmosphere is more in subtropical and temperate areas than in equatorial and polar regions. आप देखो सब ट्रॉपिकल एरियाज में, टेम्परेट एरियाज में ड्राई एरियाज होते हैं, मॉइस्चर लेडन नहीं होते वो एरियाज, तो वहां पे डस्ट पार्टिकल्स दे हैपन टू बी इन मोर इन नंबर्स इन एटमॉस्फेयर। तो जनरल स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट जी, स्टेटमेंट 1 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। देन इट कम्स टू स्टेटमेंट 2, सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरियाज हैव लेस ड्राई विंड्स। नो, विंड्स आर मोर ड्राई ओवर हियर। अपने आप में ड्राई एरियाज बनते हैं, ड्राई विंड्स होती हैं, देन those dry winds are able to push more number of dust particles into atmosphere. तो स्टेटमेंट 2 जो है दैट इज इनकरेक्ट, therefore ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 12, अगेन फ्रॉम एनसीईआरटी क्लास, सॉरी क्वेश्चन 10th एनसीईआरटी, क्वेश्चन 11th एनसीईआरटी, क्वेश्चन 12 also एनसीईआरटी, and it has direct link with PYQ। डिट्टो क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू में 2 या 3 साल पहले पूछा गया था, यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया था, दोबारा इसको रिपीट किया यहाँ पे, शायद 2023 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक है जी, तो क्वेश्चन है स्टेटमेंट 1, इन जनवरी द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द आइसोथर्म्स बेंड इक्वेटरवर्ड while crossing the land masses and poleward while crossing the oceans। आइसोथर्म्स होती हैं वो लाइंस जो उन प्लेसेस को कनेक्ट करेंगे विच हैपन टू बी एट द सेम टेम्परेचर। तो ये बोला जाता है कि आपकी जो आइसोथर्मल लाइंस हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बात करें जनवरी के महीने में, तो वो कुछ ऐसे बेंड करेंगी ओवर ओशियन एंड ऐसे बेंड करेंगी ओवर टुवर्ड्स साउथ ओवर कॉन्टिनेंट्स। तो ये जो स्टेटमेंट है डायरेक्टली उठाई गई एनसीईआरटी से, एंड दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि ओशन के केस में आप देखोगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज मोर एज कंपेयर टू लैंड। इसको गर्म करने में या ठंडा करने में बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, लैंड बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, बहुत जल्दी ठंडी भी हो जाती है। तो दूसरी बात, यहां पे अटलांटिक ओशन के केस में एक वार्म करंट ऑपरेट कर रहा होता है जिसका नाम है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। तो वार्म टेम्परेचर्स को लेके जाता है टुवर्ड्स पोल्स। तो देयरफॉर पोलर रीजन्स के केस में भी, ओशंस के केस में भी वार्मर टेम्परेचर देखने को मिलता है, इसलिए जो आइसोथर्म है वो टुवर्ड्स नॉर्थ बेंड होती है व्हेन इट कम्स टू ओवर ओशियंस या सीज, एंड टुवर्ड्स साउथ बेंड होती है ओवर कॉन्टिनेंट्स। क्यों? क्योंकि वैसे आप देखोगे यहाँ पे टेम्परेचर ड्रॉप होता जा रहा है, टेम्परेचर ड्रॉप होता जा रहा है क्योंकि सर्दियों का टाइम है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। तो स्टेटमेंट 2 है जनवरी द एयर ओवर ओशियन इज वार्मर देन द एयर over land masses in northern hemisphere. Now this is also correct. So going by the understanding, option A is correct. Next, again from the NCERT, statement 1, in the context of effect of water on rocks, chalk is known as very permeable rock, whereas clay is known as quite an impermeable or least permeable rock। बिल्कुल सही बात है, चौक अपने आप में आप देखोगे सेडिमेंट्री इन नेचर है, सेडिमेंट्री इन नेचर है और उसमें पोरोसिटी बहुत हाई होती है। लेकिन क्ले की बात करो तो क्ले सॉइल में पोरोसिटी बहुत कम होती है, पार्टिकल्स बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, तो उसकी परमिएबिलिटी भी कम होने वाली है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। देन कम्स chalk is porous and hence can absorb water. This is correct. Then comes clay is not at all porous. ऐसा नहीं हो सकता, ये एब्सोल्यूट स्टेटमेंट है एंड दिस इज फॉल्स। तो यहां पे आप देखोगे कि ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट 2 and 3 इज करेक्ट एंड दैट एक्सप्लेन्स द स्टेटमेंट 1
Statement 2 is correct and it is explaining the statement 1. Next, again from NCERT. तो एनसीईआरटी अपने आप में नॉन नेगोशिएबल सोर्स है दोस्तों. अगर आपने इस बार नहीं उसको रेफर किया तो अगर आप अगली बार अपीयर करने की बात कर रहे हो तो आपके लिए वो एक बाइबल की तरह act करने वाली है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते. Without the atmosphere, temperature would be well below freezing point everywhere on Earth's surface. Everywhere word is important. अब इस पे बहुत से किंतु परंतु चल रहे हैं. ऑनलाइन सोर्सेस बोलते हैं कि दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट बट अकॉर्डिंग टू माई अंडरस्टैंडिंग दिस इज इनकरेक्ट. बिकॉज क्योंकि यहां पे एवरीवेयर वर्ड यूज कर रखा है. अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो आप देखोगे कि अर्थ के केस में जैसे ही नाइट सेटिंग होना शुरू होगी तो जो टेम्परेचर उसने गेन किया था ड्यूरिंग डे वो जल्दी जल्दी रेडिएट करना शुरू करेगा, उसको लूज करना शुरू करेगा एंड इवेंचुअली टेम्परेचर बहुत जल्दी ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा, जो कि मून के केस में भी देखने को मिलता है. मून के पास एटमॉस्फेयर नहीं है. लेकिन जब मैं यहां पे बात कर रहा हूं एवरीवेयर पॉइंट यहां पे इंपॉर्टेंट आ जाता है. मून के केस में जो टेम्परेचर वेरिएशन है डे एंड नाइट का बहुत हाई है. डे के केस में आप देखोगे वहां पे हंड्रेड्स ऑफ डिग्रीज तक टेम्परेचर पहुंच जाता है. लेकिन आप देखोगे यहां पे नाइट के केस में वही बहुत जल्दी ड्रॉप भी कर जाता है. सिमिलर आर्ग्यूमेंट अगर हम यहां पे लेके चलें मरकरी के केस में भी, मरकरी हैपेंस टू बी द क्लोजेस्ट प्लैनेट जो सन की विसिनिटी में आ रहा है. ठीक. लेकिन उसके केस में भी आप देखोगे, आप सोचोगे कि यार वो तो हमेशा गर्म होना चाहिए, नहीं होता. क्यों? क्योंकि उसका जो एटमॉस्फेयर है बहुत थिन है. दिन के टाइम पे तो बहुत ज्यादा हीट आ जाएगी वहां पे, लेकिन जैसे ही रात आने वाली होगी, रात आएगी तो फटाफट वो हीट भी लूज हो जाएगी. और एटमॉस्फेयर क्या करता है अर्थ के केस में, जो रात वाली जो हीट रेडिएट हो रही है उसको स्टोर करके रखता है. तो ओवरऑल एक हैबिटेबल रेंज में यहाँ का टेम्परेचर बन के रहता है. तो ऑप्शन ए के केस में अगर ये एवरीवेयर वर्ड ना होता तो मैं इसको करेक्ट मानता, बट नाउ आई एम कंसिडरिंग इट इज इनकरेक्ट. Second, heat absorbed and trapped by atmosphere maintains our planet's average temperature. बिल्कुल सही बात है, इस पे हमने अभी बात की है. Atmosphere gases like carbon dioxide are particularly good at absorbing and trapping radiation. This is also correct. Greenhouse gases है ये जो लॉन्ग वेव रेडिएशन, जो आउट गोइंग सोलर रेडिएशन है फ्रॉम द अर्थ, उसको ऑब्जॉर्ब करके रखते हैं. तो देयरफॉर ओनली 2 and 3 इज करेक्ट एज पर माई अंडरस्टैंडिंग. बाकी देखते हैं यूपीएससी क्या डिसाइड करता है. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट आई रिजर्व द राइट टू बी रॉन्ग. हर बार होता है कि आपके जितने भी नामी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी अलग अलग आंसर की आ जाती है, लेकिन इवेंचुअली आप देखोगे कि 2 3 4 क्वेश्चंस की वेरिएशन हर इंस्टीट्यूट की रहती है विद रिस्पेक्ट टू यूपीएससी आंसर की. तो वी हम्बली एक्सेप्ट दिस कि वी रिजर्व द राइट टू बी रॉन्ग. बट हमारी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जो बेस्ट आपके ये एक्सप्लेनेशन बनती है उसको हम आपके सामने रख रहे हैं. नेक्स्ट, अगेन एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन. Statement 1, scientific studies suggest that shift is taking place in Earth's rotation and axis. अब ये थोड़ा सा जो करंट बेस भी आ जाता है कि हाँ आपकी जो अर्थ है, राइट, वो रोटेट कर रही है, बिल्कुल कर रही है. आपने इसको फैक्चुअली भी पढ़ा होगा कि वो 23.5 डिग्री टिल्टेड है टू इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो वो ना चेंज होता रहता है, वो हमेशा 23.5 डिग्री नहीं रहता. उसको हम कवर करते हैं मिलन कोविच साइकिल्स में, जो हम क्लास में अपने उसको कवर करते हैं. तो साइंटिफिक स्टडीज सजेस्ट दैट शिफ्ट इज टेकिंग प्लेस इन अर्थ रोटेशन एंड एक्सिस. बिल्कुल सही बात है जी. देन सोलर फ्लेयर्स एंड एसोसिएटेड कोरोनल मास इजेक्शंस bombarded the earth's atmosphere with tremendous amount of energy. सही बात है, ये दो सोलर बेस्ड फिनोमिना है, सोलर फ्लेयर एंड कोरोनल मास इजेक्शन. जब सोलर पार्टिकल्स जो होते हैं उनकी वॉल्यूम बढ़ जाती है, उनकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है, then when they come towards earth's atmosphere they bring heavy energy with themselves. So therefore second statement is correct. Then comes the statement third, as earth's polar ice melts the water tends to move towards equator. बिल्कुल सही बात है. अब आप सोचो कि अर्थ के जो पोल्स हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, यहां से आप देखोगे अगर आइस मेल्ट हो रही है एंड अर्थ इज रोटेटिंग साइमल्टेनियसली, तो उसकी वाटर की टेंडेंसी क्या होगी? टू मूव टुवर्ड्स इक्वेटर. इक्वेटर, इक्वेटर. तो स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट. ठीक. तो अपना जो आंसर बन रहा है, अब ये
अपना आंसर क्यों, इसमें क्या पार्ट बनने वाला है कि आपकी स्टेटमेंट वन को कौन एक्सप्लेन करेगा। स्टेटमेंट टू का इसमें कोई रोल नहीं आ रहा। अपने आप में स्टेटमेंट टू सही है, लेकिन उसका कोई रोल नहीं बन रहा टू एक्सप्लेन स्टेटमेंट वन। देयरफॉर बोथ स्टेटमेंट टू एंड थ्री आर करेक्ट, बट ओनली वन ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट वन, दैट इज स्टेटमेंट थ्री। क्यों? क्योंकि जो आपकी टिल्ट है यहाँ पे 23.5 डिग्री टिल्ट है, जिसपे अर्थ रोटेट कर रही है, वो डिपेंड करता है कि अर्थ पे जो मास है, जो कॉन्टिनेंटल मास है, जो आइस कैप्स का मास है, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर वो चेंज होना शुरू हो जाएगा तो इसकी जो टिल्ट है वो भी चेंज होना शुरू हो जाएगी। तो देयरफॉर ऑप्शन सॉरी स्टेटमेंट वन इज करेक्टली एक्सप्लेन्ड बाय स्टेटमेंट थ्री। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। सो दिस इज सेट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। आई होप आज का सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। एंड कोई भी आपके डाउट्स होंगे तो कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन जरूर कीजिए। एंड आपके लिए हम एक डिटेल्ड पॉडकास्ट लेके आएंगे, एक डिटेल्ड वीडियो लेके आएंगे ऑन द एनालिसिस ऑफ दिस ईयर्स प्रीलिम्स क्वेश्चन, कैसे वो इन्फ्लुएंस थे प्रीवियस ईयर पैटर्न से, और क्या क्या सोर्सेज आपको फॉलो करनी चाहिए, क्या क्या स्ट्रेटेजीज आपको फॉलो करनी चाहिए। डू ट्यून अस। थैंक यू वेरी मच।